जी सप्लीमेंट्री हिना रब्बानी कर सप्लीमेंट्री प्लीज. थैंक यू मिस्टर स्पीकर. मिस्टर स्पीकर, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आई विल आस्क अ वेरी स्पेसिफिक एंड पार्शियली टेक्निकल क्वेश्चन. आप एज चेयर मिस्टर स्पीकर विल इंश्योर, मिस्टर स्पीकर आप एज चेयर विल इंश्योर दैट आई गेट. ये आप थोड़ा मुझे एक मिनट आप लोग तशरीफ रखें प्लीज. ऑर्डर इन द हाउस प्लीज. मैडम प्लीज वो सारा डिस्टर्ब होगा. प्लीज आप तशरीफ रखें अपनी सीट पे तशरीफ. नहीं आपकी मुख्तरमा जो है डिस्टर्ब हो रही है. जी प्लीज. Mr. Speaker, so you will ensure that I get a specific answer because आपने खुद कहा है कि टेक्निकल क्वेश्चंस पूछने चाहिए और सही जवाब मिलना चाहिए. Mr. Speaker, मेरा स्पेसिफिक सवाल ये है कि जून 2019 में जब पिछला बजट पेश किया गया था उस वक्त पेट्रोलियम लेवी क्या थी और आज इस वक्त इस हुकूमत के अंडर पेट्रोलियम लेवी जो कि चार्ज की जा रही है वो क्या है. Even though the parliamentary secretary may not know that, I am quite sure the minister, who is a very competent minister, will certainly have the answer to that. So can I specifically get the answer that what was the petroleum levy being charged on June 2019 when the previous budget was presented, and what is the petroleum levy being charged right now? जी जी प्लीज उमर साहब. जनाब स्पीकर, मेरा बानी खान साहब ने पूछा कि 2019 में पीडीएल क्या था और इस वक्त क्या है. पीडीएल में कोई चेंज नहीं है जनाब स्पीकर. 30 रुपीज. जी सॉरी. मौलाना नेक्स्ट क्वेश्चन मौलाना अब्दुल अकबर चौधरी साहब. शुक्रिया जनाब स्पीकर. मेरा क्वेश्चन जो है वो सियासी भी नहीं है और सवाल भी इंशाअल्लाह सियासी नहीं होगा. नहीं मैं अप्रिशिएट करता हूँ जनाब. क्योंकि एक मिनट आप जो बात की मैं सिर्फ पूरे हाउस को कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चन आवर होता है ओवरसाइट कीजिए ताकि आपको गवर्नमेंट की कारकर्दगी देख ले. तो कोशिश हो कि टेक्निकल क्वेश्चन हो और गवर्नमेंट भी रीजनेबल जवाब दे और टेक्निकल जवाब दे जो उसका हक बनता है. जी शुक्रिया. प्लीज क्वेश्चन नंबर है 130. 130. ओके आंसर भी टेकन एज सप्लीमेंट्री प्लीज. जनाब स्पीकर, मैंने देहात चित्राल में जो पाए जाते हैं उनके बारे में दरियाफ्त की थी कि क्या क्या चीज़ें वहाँ हैं. तो इन्होंने जियोलॉजिकल, जियोफिजिकल और जियोकेमिकल सर्वे किए हैं और इनमें बाज़ देहात जो हैं वो दरियाफ्त हुए हैं. तो मेरा क्वेश्चन 2 है. एक तो यह है कि ये कब तक ये देहातें निकालना इस पर काम शुरू होगा, नंबर 1. दूसरा मेरा सवाल यह है कि चित्राल जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र हमें अदा करना चाहिए. मादनियात से भरा हुआ इलाका है. अरंदू से लेकर शाह सलीम तक जो पेगम चश्मे का इलाका है ये सारे पहाड़ी इलाका अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं और इसमें अल्लाह ताला ने जंगल नहीं दिए लेकिन उसमें कीमती पत्थर भी मौजूद हैं. इनके इस सिलसिले में भी क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और मकामी लोगों को इसमें इन्वॉल्व करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं. प्लीज. स्पीकर, ये क्वेश्चन पहले भी आया था मेरा ख्याल में 2-3 महीना पहले. तो इसकी डिटेल मेरे पास आ चुकी है. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने जो मुकम्मल सर्वे किया हुआ है उसके हिसाब से जो है ना पूरे जीबी में जो जिस मकदार में जो मटीरियल मिले हैं उसमें एंटीमोनी है, क्रोमाइट है, कॉपर है, आयरन कोर है, लीड है और इसके साथ ही केपीके गवर्नमेंट ने एडीपी में बहुत बड़ा हिस्सा रखा हुआ है. वो भी अपने तौर पे जितनी भी मिनरल है उसकी तलाश जारी करने के लिए बहुत बड़ी रकम महसूस कर चुके हैं. और सिर्फ 3 चीजें हैं जिस पे काम नहीं हो सकता है जिसमें न्यूक्लियर मटीरियल है, गैस है, ऑयल है. उसके अलावा जितनी भी मादनियात है वो तकरीबन उसकी सर्वे मुकम्मल हो चुकी है और मुझे अंदाजा है कि अनकरीब इनके रिजल्ट इनकी एक्सप्लोरेशन पे काम शुरू हो जाएगा. और इसकी जो फवायद है वो एज पर रूल ऑफ पाकिस्तान जो भी मटीरियल जहाँ से भी निकलता है तो उसके रॉयल्टी है, सोशल वेलफेयर फंड्स वगैरह वो उन्हीं के इलाके इन्हीं के लोगों पर खर्च की जाएंगी. शुक्रिया जनाब स्पीकर. जी प्लीज. नेक्स्ट क्वेश्चन.
सॉरी मैं देखता हूँ. शाहिदा अख्तर अली, प्लीज. सप्लीमेंट्री प्लीज. शाहिदा अख्तर अली. पेट्रोलियम डिवीजन से है कि केपीके की जनूबी अजला में भी जब सर्वे किया गया तो कीमती मादनियात, ऑयल गैस के अलावा भी जो कीमती धात हैं उसके भी आसार मिले हैं. तो मेरा सवाल ये है कि क्या उस जनूबी अजला की तरफ भी हुकूमत के उसके एक्सट्रैक्शन के लिए कोई नियर फ्यूचर में इरादा है कि उसकी एक्सट्रैक्शन की जाए? जी खैर जमान साहब, ये तो आपके अपने इलाके की बात कर रहे हैं. जी. जनूबी इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह जो 3 डिस्ट्रिक्ट है, हंगू, कोहाट और करक, इसमें तो काफी ऑयल एंड गैस जो है ना इतनी मिकदार में मिल चुकी है कि पूरे KPK को सफेज किया हुआ है. और उसके अलावा बाकी पाकिस्तान को भी सप्लाई हो रहा है. और उसके अलावा डिया खान में भी जो है ना जो मिले हैं पूरे जनूबी अजला का सर्वे हो रहा है. ऑयल एंड गैस की बाकी भी मादनियात का, हाउस प्लीज, जिसमें रुज़े एजेंसी है, जिसमें वज़ीरिस्तान है, लकी है, यानी मुकम्मल साउथ रीजन जो है उसकी सर्वे हो रही है. प्रायोरिटी बेस पे ऑयल एंड गैस है और सेकेंडली जितनी भी मादनियात है उसकी सर्वे हो रही है. और ऑयल एंड गैस की रिपोर्ट इंशाल्लाह अनकरीब जो है ना शायद अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर आ जाएगी और नए एक्सप्लोरेशन शुरू हो जाएंगे, जिसमें वज़ीरिस्तान है, जिसमें रुज़े एजेंसी है और जिसमें साउथ डिवीजन के डिया खान, लकी, जितनी भी अजला है सब में जो है बहुत जल्द इंशाल्लाह जो है ना इसमें काम शुरू हो जाएगी. बहुत शुक्रिया जनाब. जी नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब नवीद. क्वेश्चन नंबर प्लीज. क्वेश्चन 131 जनाब स्पीकर. आंसर बी टेकन एज सप्लीमेंट्री प्लीज. जनाब स्पीकर, इसमें इन्होंने फरमाया है हाउस प्लीज कि जो ज़ायरीन हैं फंसे ईरान में, उनको पाकिस्तान जो है वो लाने के लिए 30 जुलाई को इंतजाम किए जा रहे हैं. और साथ ये भी लिखा है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक तफ्तान बॉर्डर जो है उसके जरिए मनसूबाबंदी की जा रही है. तो मैं वज़ीर मसूद से ये पूछना चाहूँगा कि क्या वैसी ही मनसूबाबंदी की जा रही है जैसे पहले तफ्तान बॉर्डर पे ज़ायरीन को लाया गया था और उनको बगैर चेक के ही पाकिस्तान आ गए वो पूरे, और कोविड-19 का टेस्ट किए बगैर ही उनको पाकिस्तान लाया गया था और उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में जो है वो ज़ायरीन जब फैले हैं तो ये कोविड-19 के पेशेंट्स में इजाफा हुआ. क्या इस तरह की मनसूबाबंदी की जा रही है? दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या उनको ईरान से पाकिस्तान लाने के लिए जो अखराजात हैं वो हुकूमती सतह पर किए जा रहे हैं या ज़ायरीन खुद से इनको बर्दाश्त करेंगे? आंदलीब अब्बास मैडम प्लीज. मुख्तरबा आंदलीब अब्बास, आपका इधर है सीट, आपका इस साइड पे आपका सीट, ये दूसरा वाला सीट आपका है. हाँ जी, शुक्रिया. ऑनरेबल मेंबर ने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है क्योंकि इस पर वाकई बहुत ज़्यादा काम हुआ है. और मैं अपने ऑनरेबल मेंबर को बताऊं कि अभी तक हमने तकरीबन 95% जितने भी हमारे ज़ायरीन के अलावा पाकिस्तानी थे, 2.5 लाख पाकिस्तानी हमने वापस इस मुद्दत में पिछले 2 महीनों में यहाँ पहुँच गए. नंबर 1. नंबर 2, ईरान से हम 8,465 लोगों को वापस लाने में कामयाब हैं क्योंकि अब सिचुएशन फर्क है. उस वक्त सिचुएशन ये थी कि ईरान ने इनकार कर दिया था हमारे लोगों को वहां रखने के लिए और उस वक्त एयर फ्लाइट्स भी बंद थी और उन्होंने तफ्तान के जरिए उनको कहा था कि हम लेके आए. हमने उनसे रिक्वेस्ट की फॉरेन मिनिस्टर ने कि जी आप हमें 1 हफ्ता दें, लेकिन उन्होंने बॉर्डर खोल के उनको इस तरफ कर दिया था. अब वो सिचुएशन नहीं है. ईरान एयर से 30 को ये जो 20 और 25 लोग हैं ये ईरान एयर से वापस आ रहे हैं. हाँ, अब और दूसरी सिचुएशन वहाँ ये है कि जो कुम और मशहद हैं वो बंद कर दिए गए हैं फिलहाल ज़ायरीन के लिए क्योंकि ईरान में एक सेकंड सर्ज आई है. तो इसलिए अब वो जो ज़ायरीन का वहाँ से आना जाना थ्रू लैंड
और एयर अभी तक मुमकिन नहीं है। जो लोग हैं वहाँ उनको हम बाय एयर ला रहे हैं और यहाँ सारी फैसिलिटीज आपने देखा। कोविड के हिसाब से पाकिस्तान इस वक्त टॉप 4 कंट्रीज में से है। बेस्ट कोविड मैनेजमेंट, प्राइम मिनिस्टर को सारी दुनिया में ज़ायरीन के अलावा, लोकल्स के अलावा, इंटरनेशनल मीडिया के अलावा कोविड मैनेजमेंट पे सराहा जा रहा है और पाकिस्तान के मॉडल को फॉलो किया जा रहा है। साहिबा ने बहुत लंबी लंबी स्पीचेस की। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगी कि ये जो फौरी और सस्ते इंसाफ की बातें की हैं, क्या ये वही इंसाफ है जो सामना है साहिवाल वालों को मिला, या ये वो इंसाफ की बात कर रही है जो मशाल खान को मिला? मैं आपके तवज्जो से चीफ जस्टिस साहब को कहना चाहूंगी कि खुर्शीद शाह साहब 11 महीने से अगर नैब की कस्टडी में हैं तो प्लीज उनके केस पे भी एक्शन लें। और मुझे सेक्रेटरी साहबा ये बता दें, पार्लियामानी सेक्रेटरी साहबा, कि जो मशाल खान का केस है उसके लिए, क्योंकि उसमें तो इनकी ही तहरीक इंसाफ का बंदा इन्वॉल्व था, तो वो उसका कब तक डिसीजन होगा? जी मलिका बुखारी। जी जनाब स्पीकर, मोहतरम मेंबर्स, अगर नैब कवानीन के ज़ेरे इल्तवा जो केसेस हैं उनके ऊपर तफसील से बहस करना चाहते, उनकी तफसीलात चाहते हैं, तो इनको एक नया बिकॉज इस वक्त नैब ज़ेरे बहस नहीं है, मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है। और अगर इनको हर केस की डिटेल चाहिए तो एक डिफरेंट क्वेश्चन डाल दें, हम कोशिश करेंगे कि इनको तफसील फराहम कर दें। दूसरी बात यह है कि जब भी हम इस ऐवान के अंदर बात करते हैं तो हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स से बात करनी चाहिए। इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्जाम लगाना कि हमारे मेंबर इन्वॉल्व हैं, आई थिंक जनाब सलाउद्दीन साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनाब सलाउद्दीन साहब, जनाब सलाउद्दीन साहब, सवाल नंबर ये क्वेश्चन नंबर प्लीज। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 46। आंसर बी टेकन एज दैट, सप्लीमेंट्री प्लीज। अच्छा जनाब स्पीकर साहब, मैंने वजारत कानून इंसाफ से मुतालिक जो हर साल अपनी ये सालाना रिपोर्ट नए साल के माली साल के आगाज पर वेबसाइट पर देती है और इसमें एक किताबचा छापती है, उसके हवाले से इन्होंने जवाब में बताया कि अभी वो रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है और उस तरह तैयारी के मराहिल में है। मेरा सवाल, जाहिर बात है पाकिस्तान में आम आदमी के लिए इंसाफ की फौरी और सस्ते इंसाफ की फौरी फराहमी एक बहुत बड़ा मसला है आम आदमी के लिए। और आम आदमी पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ये जानना चाहते हैं कि वजारत कानून और इंसाफ इस सिलसिले में क्या काम कर रही है, उसकी रिफॉर्म्स क्या है, उसकी कारकर्दगी क्या है। जी, इस सिलसिले में अभी तक नए साल का आगाज हो चुका है और उन्होंने अपनी कोई रिपोर्ट वेबसाइट पे नहीं लगाई और न ही उसका कोई। जी मलिका अली बुखारी प्लीज। जी थैंक यू। मलिका अली बुखारी प्लीज। आपकी क्वेश्चन आपका आ गया जी, सप्लीमेंट प्लीज। मलिका अली बुखारी प्लीज। जी थैंक यू जनाब स्पीकर। प्लीज। जी हम मोहतरम मेंबर ने जो क्वेश्चन पूछा ये बड़ा ही अहम सवाल है, बिकॉज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शफाफियत में यकीन रखते हैं। हम जानते हैं कि हम पाकिस्तान की आवाम को जवाबदेह और अकाउंटेबल हैं, और ये जो पब्लिशिंग है रिपोर्ट की हर 2 साल की डिटेल्स, ये रूल्स ऑफ बिजनेस के अंडर आता है और हमारी अहम जिम्मेदारी है। अनफॉर्चुनेटली चाहते हुए भी हम ये इंफॉर्मेशन वेबसाइट के ऊपर डिटेल नहीं कर सके, क्योंकि हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट से वजारत कानून और इंसाफ के वो इंफॉर्मेशन फराहम नहीं हुई। जैसे ही हमें ये इंफॉर्मेशन फराहम हो जाएगी हम फौरन उसको वेबसाइट के ऊपर लगा देंगे, ताकि पाकिस्तान की आवाम को पता चल सके कि हमने किस तरह पाकिस्तान की आवाम के लिए सस्ता और फौरी इंसाफ फराहम किया है। और इस वक्त जो वजीर कानून और इंसाफ है बड़े मायानाज वकील हैं, और उन्हीं की लीडरशिप के अंदर हम बहुत सारे रिफॉर्म्स कर रहे हैं वजीर आजम इमरान खान की विजन के मुताबिक। तो इंशाल्लाह जैसे ही डिटेल्स पब्लिश होंगी ये देखेंगे कि हमने कैसे अपने मंशूर को पूरा किया है। थैंक यू। शाजिया मरी, सप्लीमेंट्री प्लीज। बहुत शुक्रिया जी। एक्चुअली सवाल बड़ा प्रिसाइज था, उसका जवाब भी उतना ही एक्यूरेट होना चाहिए था, लेकिन खैर कोई भी ऐसा जवाब नहीं मिल रहा
جو ایکوریٹ ہو. میں صرف یہ پوچھوں گی کہ انصاف کے اصول کا بول بالا ہو رہا ہے اور یہ بولا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف بہت انصاف میں بلیو کرتی ہے. میں صرف ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, اگر ایک تو انصاف اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے, اپنے جو منسٹرز ہیں ان کی کیبنٹ میں ان سے منسلک کئی ایسے کیسز ہیں جو کہ نیب بھی جس پر ایکشن لینے سے قاصر ہے. ایک تو میں صرف سر, تو کیا یہ حکومت خود ایسے ایکشنز نہیں لے سکتی؟ اور ایک شخص ہے جن کا نام ہے اکبر ایس بابر, جو کہ انصاف کے حصول کے لیے ایک مستقل جدوجہد کر رہے ہیں, کیا ان کو انصاف کبھی ملے گا؟ انصاف ان کا معاملہ, جو انصاف وہ مانگ رہے ہیں ان کو مدد کریں. جی محمد جمال الدین صاحب, جی سپلیمنٹری پلیز. شکریہ محترم اسپیکر صاحب. میں وزیر سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہزاروں کے تعداد کا بائل جیلوں میں ہے, اس کو بغیر عدالت سزا دی جاتی ہے, اس کو عدالت میں نہیں پیش کی, انصاف ہے کہ نہیں؟ ملیکہ بخاری, کیونکہ ان کا کوشچن ریلیونٹ نہیں ہے. بہرحال جی بالکل, ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا شخص زیر حراست ہو جس نے وہ جرم نہیں کیا ہو, اور خاص طور پر کسی بھی انسان کے اوپر لسانیت کے بیسس کے اوپر کوئی بھی قسم کا کیس درج نہیں ہونا چاہیے. یہ پاکستان کے قوانین کے خلاف ہے, لیکن انہوں نے ریز کیا ہے اور چاہتے ہیں کہ اگر کوئی تشویش ہے تو ہمیں بتا دیں, کوشچن بھی ڈیٹیل کر دیں, ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ بڑا جنرک سا کوشچن ہے اور ان کا جنرک سا سوال ہے, تو اس کا جواب تو اس وقت میرے پاس نہیں ہے, لیکن اپنی تشویش ضرور ہمیں بتا دیں, درج کر دیں, اور ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. جی تھینک یو. نیکسٹ کوشچن جناب کیسو ملکیل داس. کوشچن نمبر پلیز. 128 سر. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری پلیز. سر میرے دو سپلیمنٹری کوشچن ہیں منسٹر صاحب سے. ایک تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس ڈسٹرکٹ سے گیس نکلتی ہے, جیسے جامشورو کا جواب آیا ہے, میرے ڈسٹرکٹ سے گیس بھی نکل رہی ہے اور اس کی تلاش بھی جاری ہے باقی ضلع میں بھی. تو جو میرے سٹی تھانہ بولا خان میں گیس فراہم کی جا رہی ہے, ان کے برابر میں 5 کلومیٹر 2 کلومیٹر چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں, تو ان کو گیس کیوں نہیں دی جا رہی؟ دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ منسٹر صاحب بتائیں, ان ساری جو گیس کو ریگولرائز کرنے کے لیے جو اوگرا ہے, اس کا چیئرمین اس کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, نہ آنے کا وجہ کیا ہے؟ جی خیال زمان صاحب. تھوڑا سا اپنے کلیگ کو ڈیٹیل سے بریف کر دوں. جامشورو کے اندر جو پہلے 2 ویل نکلے تھے گیس کے 1965 اور 1971 میں ہندی اور سیرے کے مقام پہ, تو آج موجودہ سچویشن یہ ہے کہ 1.3 ملین میٹرک ٹن پر ڈے وہاں کی پروڈکشن ہے, اور جو تقریباً ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ کافی ڈکریز ہو چکی ہے, اور جو پروڈکشن ہو رہا ہے وہ نو لاس نو پروفٹ کے قریب پہنچ چکا ہے. اس کا جو دوسرا کوشچن تھا کہ وہاں ایریا کے اندر 2-3 کلومیٹر میں جو گیس نہیں ملی ہے, چونکہ آئین پاکستان جو کہتا ہے کہ ود ان 5 کلومیٹر جو بھی ایریاز آتے ہیں ان کو کمپلسری ہے کہ کمپنی حکومت پاکستان کے آئین کے مطابق ان کو ڈومیسٹک گیس مہیا کیا جائے, اور اس معاملے میں اگر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں تو یہ نیکسٹ جو ہے نا اس کے لیے سروے کرے اور جو بھی طریقہ کار ہے وہ اڈاپٹ کرے. تو حکومت پابند ہے کہ ود ان 5 کلومیٹر ان کو گیس دے دیا جائے. جو ان کا دوسرا سوال ہے کہ ٹوٹل جو ہے نا سندھ کے اندر کتنی ویلز ہے, کتنی ہے, تو وہاں جو 3 بڑی کمپنی ہے, برزما ہے, تیواری ہے اور قادرپور, تو ٹوٹل جو ہے 28 ویل ہے جو انڈر پروڈکشن ہے, وہاں سے گیس نکلتی رہتی ہے. ٹوٹل سندھ کے اندر 28 ویل جو ہے جس سے گیس نکلتی رہتی ہے, اور اس کے ساتھ جو نئی ویل ہے, نئے جو پروڈکشن جس پہ کام ہو رہا ہے, تو جو انڈر ڈیولپ ہے وہاں گوڈکی میں ہے, پیلبی گوڈکی میں ہے, لڑکانہ میں ہے, سانگڑ میں ہے, حیدرآباد میں, ٹوٹل 5 مقام پہ کام ہو رہا ہے.
और जो काफी हद तक जो है ना ड्रिलिंग हो चुकी है, जिसमें 80% है पहले पे जो काम हो रहे हैं, 28%, 68% और 70% के करीब काम, और आइंदा जो है ना 7-1.5 साल के अंदर ये मुकम्मल हो जाएंगे, जिससे काफी ऑयल एंड गैस निकल थैंक लेगा यू। इंशाल्लाह। खुर्शीद अहमद जुनेजो साहब, सप्लीमेंट्री प्लीज। मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब से यही पूछना चाहता था कि जो OGDCL जो है वो तकरीबन 2 वेल जो है 65 में और 71 में हुए थे और एक्सप्लोर हुए थे, उसमें से 1.3 जो है MMCFD टोटल गैस जो निकलती है। अब इस वक्त जो है तकरीबन बता चुके हैं कि ये इतने वेल जो है सिंध में जो है तकरीबन उन लोगों ने नए जो है वो रिव्यू, तो ये कब तक इनकी एक्सप्लोरेशन खत्म होगी? जी ख्याल जमान साहब प्लीज। और कोली को बताना चाहता हूं कि इसकी एक्सप्लोरेशन काफी हद तक हो चुकी है और एक्सप्लोरेशन टाइम इनका होता है तकरीबन मैक्सिमम 7-1.5 साल। तो जहां 80 और 70% काम मुकम्मल हो चुका है, एक्सपेक्टेड है कि अंदर इस साल के आखिर तक या अगले साल की बिगिनिंग में ये पूरी मुकम्मल हो जाएगी एक्सप्लोरेशन, और उम्मीद है कि इसमें काफी तादाद में ऑयल एंड गैस निकल आएगी। जी मुख्तरमा ताहिरा औरंगजेब, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीकर साहब, क्वेश्चन नंबर 129। आंसर बी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री प्लीज। स्पीकर साहब, बड़ी हैरत की बात है, जो भी सवाल करेंगे पहले मुद्दा पिछली गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। अब तो फरिश्तों की हुकूमत है, तो मुझे ये बताया जाए कि एग्रीकल्चर ट्यूबवेल पे जो नवाज शरीफ के दौर में 5 रुपए कुछ पैसे रेट था, उसका रेट अब क्या है और ये इजाफा काश्तकार पर क्यों है? इन्हें ये समझ नहीं आ रही कि गैस के बिल देख के, बिजली के बिल देख के घरेलू सार्फिन किसान का यहाँ पर बात करने का जो मौका दिया है, मैं आज कराची का मुकदमा नहीं लड़ूंगा, बल्कि आज जो है कराची का नौहा पढ़ना है। मुझे यहाँ पर कराची के ऊपर मातम करना है, कराची के लिए सीना कोबी करनी है। तो जनाब स्पीकर, ये 2 दिन की जो बारिश हुई है, इसने अंदरून सिंध की हुकूमत के हुक्मरानों की कलई खोल कर रख दी है कि आज कराची तबाही का मंजर पेश कर रहा है। वहां पर सैकड़ों मकानात तबाह हो चुके हैं। आज भी लोगों के घरों में पानी कई फीट उनके घरों में मौजूद है। दर्जन भर से जायद अमवात हो चुकी हैं। जनाबे वाला, कल की जो मौत एक बच्चे की हुई है गटर में, वो यकीनन इस हुकूमत सिंध के ऊपर एक ऐसा तमाचा है कि वो आज भी नहरों की तरह बांसुरी बजाती फिर रही है कि जैसे कराची में सब ठीक है। और इस दफा कहा जा रहा है हुकूमत सिंध की जानिब से कि बारिश ज्यादा हो गई। जब बारिश ज्यादा होती है तो ज्यादा पानी आता है, तो आपने इंतजाम क्या किया? आपने वहां के लोगों को रिलीफ देने के लिए, जो 2 महीने से लोकल गवर्नमेंट के लोग चिल्ला रहे थे, कराची का मेयर, हैदराबाद का मेयर ये कह रहा था कि आप जो है नालों की सफाई को देखें। कराची के 5 नाले अगर हुकूमत सिंध साफ नहीं कर सकती है, तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा बदनसीबी कराची के 3 करोड़ आवाम के लिए इससे बड़ी बदनसीबी कोई नहीं हो सकती। जनाब स्पीकर, आज कराची का जो मंजर है वो आज पूरी दुनिया देख रही है कि आज भी वो पानी में डूबा हुआ है, मकानात गिरे हुए हैं, बीमारियां फैल रही हैं। और ये वो कराची है कि जो गुज़िश्ता साल 2018-19 में कराची ने सिंध हुकूमत ने 235 अरब रुपए टैक्स जमा किया, जिसमें से 210 अरब रुपए कराची ने अपना हिस्सा डाला। मैं ये पूछता हूं कि कई करोड़ रुपए नालों की सफाई के लिए अगर सिंध हुकूमत नहीं खर्च कर सकती, तो फिर हमारे ऊपर ये बदनामी का एक ऐसा दाग है कि जो मिटाए नहीं मिट सकता। जनाब स्पीकर, कराची के लिए, कराची में सिंध हुकूमत ने अभी जो तरक्याती बजट पेश किया, उसमें उसने सेहत के शोबे में
10 अरब रुपए रखे, लेकिन बदनसीबी यह है कि कराची शहर के 3 करोड़ आवाम के लिए सिर्फ 3 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अब ये बताइए कि एक तरफ इतनी बड़ी आफत कराची पर आई हुई है और दूसरी तरफ सिर्फ 3 करोड़ रुपए जो है वो रखे, तो 3 करोड़ की आबादी के हिसाब से जनाब स्पीकर कराची को आफत ज़दा शहर करार दिया जाए, नंबर 1, और सिंध हुकूमत को कोई गिरान न दी जाए, बल्कि मैं कराची के ताजरों से, कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट से मुतालबा करूंगा कि अगर उन्होंने टैक्स देना है तो अब वो टैक्स को विफाकी हुकूमत कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि वो टैक्स को खुद खर्च करे। और जनाब स्पीकर, आखिरी बात मैं कहता हूं कि आज सिंध में कारोकारी कल्चर की हुकूमत है, सिंध में कारोकारी कल्चर की हुकूमत है, और इस कल्चर के खिलाफ, इस अंदरून सिंध की हुकूमत के खिलाफ कराची में पीटीआई के एमएनएज और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के एमएनएज सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाजन इस इजलास से बाइकआउट करते हैं। हमारी साहबा, बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। ऑनरेबल मेंबर बातें कर रहे थे और मुझे खुशी होती कि वो बैठ के सुन भी लेते, लेकिन इस वक्त जो उन्होंने बातें की वो मुझे नहीं लग रहा कि वो किसी सोच को अप्लाई कर रहे थे। मैं नहीं जानती किस एजेंडा पे थे, लेकिन बार बार जब वो अफसोस ये हुआ कि एक सूबे की हुकूमत को उन्होंने अंदरूने सिंध का लफ्ज दिया, उन्होंने सूबे को जिस सोच के तहत डिवाइड करने की कोशिश की, मैं उसकी मजम्मत करती हूँ। सिंध की हुकूमत है और सिंध के अंदर अगर कोई वायलेशन होता है, कोई क्राइम होता है, तो हुकूमत जागी हुई है। अगर किसी सोच के तहत वहां केसेस होते हैं जो कारोकारी का इन्होंने नाम दिया और हुकूमत को कारोकारी का नाम दिया, मैं इसकी भी मजम्मत करती हूँ। आई डोंट थिंक दिस इज द वे एन ऑनरेबल मेंबर ऑफ दिस ऑगस्ट हाउस शुड बी टॉकिंग एंड एड्रेसिंग गवर्नमेंट इन प्लेस। फेडरेटिंग यूनिट की वो बात कर रहे थे, सिंध की वो बात कर रहे थे। मुझे अफसोस है और ये उस जमात से ताल्लुक रखते हैं। मैं ज्यादा तो नहीं बात करना चाहती थी इनके माजी पर, लेकिन हमने भी वो वक्त गुजारा है कराची के अंदर जिस तरह का अनरेस्ट हमने देखा है, जो भत्ताखोरी हमने देखी है, जो बोरियों में बंद लाशें पाकिस्तान के उस शहर ने देखी हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती। आज इनके लीडर इनको कहते थे जेवर बेचो, फ्रिज बेचो, टीवी बेचो, खरीदो क्या? असलहा खरीदो, खून रेजी करो। ये कराची ने देखा है, तो हमें कराची पर लेक्चर ना दे। और खुदारा जो 21 मेंबरान, जिसमें 14 मेंबरान पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, दीगर इनके एलाय जो आज अभी कुछ फरमा के गए हैं वो है, ये 21 मेंबरान कराची की शाहराहों पे उस वक्त नजर क्यों नहीं आते जब कराची में हिस्टोरिकल बारिश होती है? वो बारिश जो 10 बरसों में नहीं हुई, लेकिन 2 घंटे में कराची में 2 रोज कराची ने भुगता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक जिसका दर्द इन्हें आज सता रहा है, जनरल मुशर्रफ के साथ मिलकर उसे प्राइवेटाइज 2005 में किया गया। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जो धरनों में शामिल थी। कराची के 6 डीएमसी में से 4 डीएमसी किसके हैं? लोकल गवर्नमेंट किसकी है? देखिए, अपनी जिम्मेदारियों से बरी नहीं हुआ जाता। मैं भी अरबों रुपए जो नालियों की सफाई के लिए लिए गए उसका हिसाब मांग सकती हूं, लेकिन ये नेशनल असेंबली है, हमें नेशनल इश्यूज पर बात करना है। मैं एक चट्टान कच्चा चिट्ठा खोल सकती हूं, लेकिन दिस इज नॉट द वे दैट आई एम गोइंग टू बिहेव। दिस इज नॉट, आई एम नॉट ऑन एन एजेंडा, दे आर ऑन एन एजेंडा, दे कैन बी ऑन एन एजेंडा। हमारा एजेंडा है पाकिस्तान, हमारा एजेंडा है महंगाई, हमारा एजेंडा है लोड शेडिंग, हमारा एजेंडा है जिन मसाइल में आपने आज पाकिस्तान को डाल दिया उससे पाकिस्तान को निकालना। जाके देखें सोने की कीमत क्या हो गई है। आप जाके देखें, गरीब अपने बच्चों की शादी में जो एक मैं समझती हूँ कि 1 तोला सोना देने के काबिल हुआ करता था एक जमाने में, वो सोच नहीं सकता कि वो आज अपने किसी बच्चे की शादी करे। आप लोगों ने पाकिस्तान को किस नहज पे लाके खड़ा कर दिया है? इन चीजों की आपको फिक्र नहीं है? आपको लाहौर में बारिश नजर नहीं आई? आपको केपी में बारिश नजर नहीं आई? बारिश जहां होती है वहां नुकसान जरूर होता है। अगर वहां बर वक्त इंतजाम नहीं होता तो इसमें सबकी जिम्मेदारी होती है। सिंध के मिनिस्टर आपको रोड्स पे, शाहराहों पर नजर आए हैं, पानी की निकासी के लिए नजर आए हैं, आप मीडिया के सवालात के जवाब देने नजर आए हैं। इनके कितने नुमाइंदे वहां थे? यही आप सो रहे थे, वोट लेके सो जाते और असेंबलियों में आके एजेंडा पे
चाहते, they should work for the people of Pakistan. जी आइटम नंबर 3 तवज्जो दिलाओ नोटिस। मोहतरमा नुसरत वाहिद साहिबा आइटम नंबर 3 पेश करें जी। इसके बाद इस पहले ये मैं आइटम नंबर 3 ले लूं, इसके बाद जी इसके बाद ये आइटम नंबर 3 ले लेता हूं, उसके बाद जी आइटम नंबर 3 जी आइटम नंबर 3 वजीर मवासलात की, तो बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। वजीर मवासलात की तवज्जो आवाम में गहरी तशवीश का बायस बनने वाले फौरी अवामी अहमियत के मामले की जनरल स्टोरों की जानिब से हर किस्म की अशिया ओपन मार्केट की निस्बत दुगने दामों फरोख्त किए जाने से मुतालिक है। जी मुराद सईद साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। स्पीकर साहब, इनका सवाल है कि रेस्टेरियास के अंदर के ऊपर जो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स और बाकी जो खाने पीने की अशिया है उनके हवाले से है कि वहाँ पे महंगी होती है। ये NHA के अंडर नहीं आता, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर नहीं है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो होती है कीमतों का तयन और प्राइस कंट्रोल कमेटी जो डिस्ट्रिक्ट की होती है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो रूल्स कहते हैं। हमने क्या किया इस हवाले से जी, हमने पंजाब हुकूमत वहाँ पे हमारा कराची हैदराबाद के ऊपर जो वहाँ पे जो हुकूमत है कायम है, डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो 2 अजला आ रहे हैं उनके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को हमने लिखा है कि इसके ऊपर आप कार्रवाई करें और हम मुख्तलिफ मौके पे इसकी इंस्पेक्शन भी कर चुके हैं, हमारी नुमाइंदे भी वहाँ पे जाते हैं और वो रिपोर्ट हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ शेयर कर लेते हैं और उनसे मैंने पहले फ्लोर ऑफ द हाउस भी गुजारिश की थी कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसको पूरा करें। मोटरवे पुलिस का जहाँ तक काम होता है स्पीकर साहब, उनका सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी करना और लोगों के लिए आसानी पैदा करना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। शुक्रिया जी। मोहतरमा नुसरत वाहिद साहिबा सवाल पूछें जी। एक्चुअली ये जो मोटरवेज पे बने हुए हैं रेस्टोरेंट्स और बाकी चीज़ें, ये इसलिए हैं कि जो मोटरवे पे लोग सफ़र करते हैं उनके लिए आसानी हो। यहाँ पे होता ये है कि जो इंटरनेशनल रेस्टोरेंट्स हैं उनकी कीमत वही है जो शहर से बाहर होती है, लेकिन वो जो लोकल चीज़ें हैं जैसे पानी की बोतल है वो अगर हमें 15 रुपए की यहाँ पे मिलती है तो मोटरवे पे वो 16 और 20 रुपए की मिलेगी। और इसी तरह सिगरेट की कीमत, बाकी चीज़ों की कीमत, चिप्स के पैकेट्स ऑलमोस्ट डबल होता है वो सारा कुछ। तो ये इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो वहाँ पे कीमतें ज़्यादा क्यों ली जा रही हैं। पेट्रोल वो भी महंगा मिलता है, हर चीज़ महंगी है कि आवाम के लिए बेइंतहा मुश्किलात होती है कि वो लंबा सफ़र कर रहे हैं, मोटरवे के थ्रू कर रहे हैं, वो रेस्ट करना चाहते हैं लेकिन वो रास्ते में रेस्ट नहीं कर पाते। मुख्तलिफ